हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। गैस कर सकते हैं आप? गैस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही गैस किया आपने। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं सेल क्या होता है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो आपकी फंडामेंटल यानी कि आधारभूत यानी आपका बेस की क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी वो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, आपको एक शेप देती है, और दूसरा एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करती है, यानी एक काम करने वाली टुकड़े की तरह या हिस्से की तरह काम करती है, जो आपकी लाइफ में एक अहम पार्ट निभाती है। ठीक है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? आंसर दिख गया? रॉबर्ट हुक ने की थी। सही बात, वेरी गुड। डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन सी ईयर में? 1665 में। कौन सी ईयर में की थी? 1665 में की थी। ये याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में जरूर आता है एमसीक्यूज की फॉर्म में, 1-2 मार्क्स का, जो बहुत कभी कभार काम आ जाते हैं आपका ग्रेड चेंज करने में। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने रिसर्च के लिए क्या ली? एक जो बार्क ऑफ ए थिन पीस ऑफ बार्क, थिन पीस ऑफ बार्क, यानी जो पेड़ का तना होता है ना, जो पेड़ का तना होता है, उसकी जो बाहर की छाल होती है ना, छाल, बहुत पतली सी छाल, उन्होंने इसको लिया इस पे रिसर्च करने के लिए। किसके थ्रू किया था? ये भी ध्यान लेना, किसके थ्रू किया था? उन्होंने कोई मॉडर्न माइक्रोस्कोप नहीं यूज की थी, उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यूज की थी। किसके थ्रू? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यानी पुराने जमाने की माइक्रोस्कोप, जो बहुत पहले लोगों ने डेवलप कर रखी थी उस टाइम में, क्योंकि जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप डेवलप हुई थी वो बाद में डेवलप हुई थी। ठीक है, उसके बाद में आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये देखते हैं। ठीक है ना, फिर जब उन्होंने इस पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बहुत छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे, यानी छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर देखे, जो क्या कर रहे थे, जो हनीकॉम्ब की तरह लग रहे थे। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, छत्ता, उसमें छोटे छोटे बॉक्स नहीं अरेंज होते, वैसे ही वो छोटे बॉक्स की तरह लग रहे थे। ठीक है, स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग हनीकॉम्ब, यानी वो हनीकॉम्ब की तरह लग रहे थे। ठीक है, हनीकॉम्ब को रिसेंबल कर रहे थे। दिखा देता हूं मैं कैसे लगते हैं। जैसे ये हो गया आपका, ठीक है ना, ये हो गया और ये हो गया, तो ऐसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रिसेंबल कर रहे थे। तो यही बॉक्स, ये हनीकॉम्ब जैसे स्मॉल छोटे छोटे बॉक्स, इनको इन्होंने क्या नाम दिया? सेल। क्या नाम दिया इन्होंने? सेल नाम दिया। ठीक है, तो समझ में आया? ये जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने एक थिन पीस ऑफ कॉर्क लिया, यानी जो पेड़ का तना होता है उसका छोटा सा पीस लिया। ठीक है, और काफी पतला पीस लिया, जिसे उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यानी पुराने जमाने की माइक्रोस्कोप के अंदर जो उन्होंने डेवलप कर रखी होगी या बना रखी होगी, उसके अंदर उन्होंने देखा। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर, जैसे कि हनीकॉम्ब के होते हैं। हनीकॉम्ब में ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, है ना, देखा होगा आपने, कार्टून से भी देखा होगा, असली में भी देखा होगा। तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखे, जिन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। बहुत अच्छे, याद कर लेना है। तो जब रॉबर्ट हुक ने उस पर स्टडी की और उसने पता लगाया, तो उसने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताया सेल के। क्या बताया? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताया ऑफ सेल। ठीक है, तो उसने बताया दे हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, यानी उनके पास ये एबिलिटी है, ये उनके पास खासियत है कि वो अपने आप ही बढ़ सकें। रेप्लिकेट का मतलब बढ़ सकें, यानी 1 से 2 बन सकें, 2 से 4 बन सके। तो इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंटली का मतलब बिना किसी के जोर के, फ्री फॉर्म। ठीक है, यानी अपने आप ही उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकें, डुप्लीकेट कर सकें, मल्टीप्लाई हो सकें। 1 से 4 बन गए, 4 से 2, ठीक है, 4 से 2 और बन गए। ठीक है, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे धीरे धीरे बनते चले गए। तो ये उनके पास एबिलिटी होती है। ठीक है, और तो उसने ये भी बताया कि उसने
कि वो कुछ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। यानी जैसे जो सेल्स होते हैं, जिन सेल से वो बने हुए हैं, जैसे आप हैं, आपके कुछ, आपका कहीं से होठ या कान है आपके मम्मी जैसे हैं, ठीक है, नाक या नाक हो गया, या स्किन का स्ट्रक्चर हो गया, या स्किन कैसी है, ऑयली है, ठीक है, ड्राई है, ठीक है, मॉइस्चराइज्ड है, आपके पेरेंट्स से डिपेंड करती है, ठीक है। आपके मतलब आप अपने कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिपेंड करते हैं, यानी आपके सेल्स जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के सेल्स से डिपेंड करते हैं, वो कहते हैं हेरिट करते हैं, इनहेरिट करते हैं, ठीक है। वैसे ही जो हर तरह के सेल होते हैं, जिन भी सेल से वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रखते हैं, यानी जिन भी सेल से वो इनहेरिट होते हैं, जिन भी सेल से वो बनते हैं, वो उनके कुछ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जरूर रखते हैं, ठीक है। आगे उसने देखा कि ये जो सेल्स होते हैं, ये ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज ऑन देयर ओन, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेल्स होते हैं, ये जो भी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज, यानी इन्हें जिंदा रहने के लिए जो भी उन्हें एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे खाना लेना, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल हो गया उसे निकाल देना, ये जितनी भी उन्हें एक्टिविटीज होती हैं वो ये खुद ही कर सकते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। इनमें ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपकी मम्मी करती थी, ले बेटा खाना खा, आप खाना नहीं खाते थे, आपको चम्मच दिया, ले बेटा खा, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। ये सारा कुछ काम जो भी इन्हें लाइफ में सस्टेन करने के लिए, यानी इन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, वो ये अपने आप कर सकते हैं वो सारी एक्टिविटीज, ठीक है। अगला पॉइंट जो उसने देखा वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है और थोड़ा हार्ड सा भी है, ठीक है ना। शो सिमिलर केमिकल एंड मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, यानी जो उनकी केमिकल कंपोजिशन होती है ना हर सेल में, वो कुछ कुछ सिमिलर होती है। जैसे आपकी किडनी के सेल्स है ना, उनके जो एक सेल होगा उससे बने हुए जो नए सेल दो होंगे, ठीक है ना, उनमें जो केमिकल एक्टिविटीज होगी या केमिकल कंपोजिशन होगा, यानी केमिकल जैसे अलग अलग केमिकल, फॉर एग्जाम्पल, ये जरूरी नहीं है यही होता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया सोडियम, ठीक है, तो सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, तो ये जिस तरह से अरेंज होंगे ना वो थोड़ा सिमिलर होगा। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी आपका वो एक्टिविटीज जिससे आपके सेल्स जो होते हैं वो आपका फूड लेते हैं, जो आप खाना खाते हो, इसको फूड को लेते हैं और उसे ब्रेक डाउन करके, यानी उसे तोड़ के उसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये क्या कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो वो क्या कहते हैं, जो सेल्स होते हैं वो काफी सारे क्या कहते हैं सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दिखाते हैं, ठीक है। यानी उनका केमिकल जो कॉम्पोजिशन होता है, जो केमिकल उनमें होते हैं, सीक्रेट जूसेस वगैरह वो भी थोड़े सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, जिनके बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक में बात करेंगे। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी फूड को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी उनकी सिमिलर होती है, ठीक है। दोस्तों, अगर हम देखें सेल्यूलर कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी सेल यानी नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, तो ठीक है। सबसे पहले है आपकी यूनिसेल्युलर, ठीक है, और दूसरा है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर कौन होता है? यूनिसेल्युलर वो जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, जिनमें सिर्फ एक सेल ये सारे सेल्स का काम करता है, यानी आपका वही एक सेल क्या होगा, वही सेल आपका डाइजेशन करेगा, वही सेल आपका खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। वही उसी सेल के अंदर आपको क्या कहते हैं, एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर कौन सा होता है? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, यानी इसमें ये जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें लार्ज नंबर में, बहुत ज्यादा मात्रा में अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम हो गए, हम भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो हमारी जैसे किडनी हो गई, किडनी के जो सेल्स हैं वो आपकी बॉडी में पानी या लिक्विड फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। लीवर हो गया, वो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेल्स होते हैं और अलग अलग काम करते हैं और बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। और यूनिसेल्युलर में सिंगल सेल होता है, ठीक है, कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, और वही क्या कहते हैं, एक ही सिंगल सेल ही बहुत सारे काम करेगा, ठीक है। और यूनिसेल्युलर के एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। एक सिंगल सेल होता है, इनमें एक ही सेल के अंदर सारा काम होता है, खाता भी है वो, डाइजेस्ट भी करता है और सब कुछ कोई एक ही सेल करता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा क्लास 8 में। और मल्टीसेलुलर के एग्जांपल्स हो गए हम ह्यूमन बींग्स, खुद हम हो गए, एनिमल्स हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, ठीक है ना। अगला हम टॉपिक देख लेते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कई बच्चों को माइक्रोस्कोप पता होगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें माइक्रोस्कोप नहीं पता होगा, जो सोच रहे होंगे कि बार बार माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं।
क्वालिटी में दिखा सकते हैं। रिजोल्यूशन मतलब क्वालिटी होती है आपकी, ठीक है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं आपकी क्वालिटी, यानी छोटी छोटी सेल्स को भी इतना अच्छा क्वालिटी हम देख सकते हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आप जब भी स्कूल लैब में जाएंगे तो आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं, यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द वेरी फाइन डिटेल्स ऑफ माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स। ये माइन्यूट है, माइन्यूट मिनट नहीं है, माइन्यूट का मतलब वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल जो हम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो जो ये होता है माइक्रोस्कोप, ये कहती है ऑब्जर्व करने के लिए बहुत छोटी छोटी डिटेल्स, जैसे सेल्स होते हैं, आप सेल्स को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आप देख पाएंगे, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स देख पाएंगे, वो स्ट्रक्चर कैसे हुए हैं, जुड़े कैसे हुए हैं, उनके अंदर साइटोप्लाज्म कैसे भरा हुआ है, ठीक है। जैसे कि सेल्स की बात कर लिए कि हम सेल्स को देख सकते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख सकते हैं सेल्स के, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, साइज ऑफ स्मॉल सेल कैन बी मैग्नीफाइड अप टू 300 to 400 टाइम्स, यानी जो स्मॉल सेल्स होते हैं, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, हम नहीं देख सकते, मैं अभी बात करेंगे, उसका जो साइज होता है, उसका जो साइज होता है वो हम 300 से 1500 टाइम्स को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। यानी अभी हम सेल तो नहीं देख पा रहे, लेकिन कम से कम उसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो हम 300 से 1500 गुना ज्यादा पावर के साथ मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लैब में जाएंगे तो जरूर देखना, बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है काफी देखने में, और आपको काफी नया सीखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, माइक्रोस्कोप ऑफन यूज्ड इन स्कूल्स इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कई बार जो आपके स्कूल में आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा, मैं पिक्चर भी डिस्प्ले कर दूंगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी, उसमें आप नीचे देखते हैं एक लेंस होता है ना, और क्या कहते हैं ऊपर आप उसमें आंख में लगा के देखते हैं, वो क्या कहते हैं, उससे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आपके स्कूल में यूज होती है, और बेसिकली ये आपको कई बार देखने को आराम से मिल जाती है। लेकिन ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, और दूसरी टाइप की जो माइक्रोस्कोप होती है वो है इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज यूज्ड टू ऑब्जर्व कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, ठीक है, या फिर और कोई टेस्ट कराने जाते हैं, तो आपको ब्लड का सैंपल लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शॉर्ट में यूज कह सकते हैं, उसको यूज करते हैं ताकि आपके जो सेल्स होते हैं उसकी छोटी छोटी डिटेल्स देखने को, क्योंकि जो आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है वो आपको इतना छोटा छोटा नहीं दिखा सकती सेल्स को, ठीक है, वो उसकी कंप्लीट बहुत बारीक बारीक डिटेल्स नहीं दिखा सकती। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, आपको उससे भी ज़्यादा छोटा, यानी इससे 300 to 300 टाइम्स से भी ज़्यादा छोटा, यानी कम से कम 2500 to 3000 टाइम्स छोटा दिखा सकती है, जिससे वो अच्छे से आपकी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला हम टॉपिक हम देख लेते हैं, जैसे शेप ऑफ सेल्स। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक कोई भी, या फिर नहीं जानते हो कोई नहीं, हमें बता देते हैं कि हर सेल एक शेप का तो नहीं होता, हर सेल की अलग अलग शेप होती है, यहाँ तक कि उसका साइज भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहले शेप देख लेते हैं, क्या कहते हैं, कुछ में फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है, कुछ सेल्स कैसे होते हैं, अगर जैसे वो सर्कल है तो सर्कल ही होंगे, जैसे अगर ज्यादातर प्लांट्स या एनिमल्स में देखने को मिल जाता है, अगर कुछ सेल्स आपके सर्कल है तो वो हर उसके आप चाहे और भी सेल्स देखोगे तो आपको सर्कल में ही मिलेंगे, ठीक है। और कुछ में होता है सम कीप चेंजिंग देयर शेप, सम हैव फिक्स्ड शेप, ठीक है, मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स की तरह, और कुछ होते हैं जो अपनी शेप चेंज होते रहते हैं, लाइक डब्ल्यूबीसी और एमीबा। जैसे कि आपने अमीबा की एक क्लास में देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि अमीबा कभी तो ऐसी शेप में होता है, जब वो फूड एनगल्फ करने करता है, यानी उसे फूड को पकड़ना चाहता है और उसे अपने अंदर डाइजेस्ट करने के लिए, खाने के लिए उसके पास जाता है, तो अपना एक सूडोपोडिया यानी इसके थ्रू मूवमेंट करता है, उसको फैला देता है, उसका एक गोल सा स्ट्रक्चर बना देता है। आपने देखा होगा जैसे वो यूं करता है और यूं पकड़ के वो स्ट्रक्चर बना लेता है, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है ना। तो उनकी फिक्स शेप नहीं होती, ऐसे ही हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं कुछ तरह के, उनकी भी एक फिक्स शेप नहीं होती, वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज जो हमें बचाती हैं वो वाइट ब्लड सेल से ही बनती हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं फिक्स शेप सेल्स कौन कौन से होते हैं, या फिर कैसे किस किस टाइप के हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में फिक्स शेप सेल्स एक तो होते हैं एलिप्टिकल से, एलिप्टिकल साइज में, एलिप्टिकल मतलब ओवल, आप कहते हैं ना ओवल, जिसे वो एलिप्टिकल होता है, ओवल की शेप में,
एलिप्टिकल शेप में, ठीक है। ये फैट सेल को डिनोट करता है। जब आपकी बॉडी में फैट्स होते हैं, हम कहते हैं ना कि ये फैट खा खा के, देखो घी हम खाते हैं, ऑयल हम कहते हैं, उसको कहते हैं फैट्स हैं इसमें बहुत सारे, है ना। तो जो फैट के सेल्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, जो टमी में यहाँ भी हो जाते हैं, पेट में आपके यहाँ जमा हो जाते हो, आप मोटे हो जाते हो, ठीक है। तो एस शेप में होते हैं ज्यादातर, वो आप किस में होते हैं, एलिप्टिकल शेप में होते हैं, ठीक है, ओवल शेप में होते हैं। आगे हैं हमारे स्फेरिकल भी होते हैं इसमें, स्फेरिकल भी होते हैं, स्फेरिकल। इसका एग्जांपल हम ओवम ले सकते हैं, यानी जिस से जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका सबसे पहला स्टेज होता है वो ओवम होता है, ठीक है ना। वो ओवम सेल से जनरेट होता है। आपने पढ़ा होगा एक क्लास में कि एक बच्चे जब बनता है तो पहले वो मेल और क्या कहते हैं फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है, और फिर वो जाइगोट बनता है, जाइगोट बन के वो ओवम होता है। जब वो उसके बाद वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होता है, जिससे उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये किस शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, यानी कि यू गोल, मतलब सर्कल ही हम इसे कहेंगे, जैसे बॉल होती है आपकी क्रिकेट बॉल, बैट बॉल वाली बॉल होती है ना, ठीक है, उस शेप में होता है, ठीक है। स्फेरिकल, उसे हम स्फेरिकल शेप कहते हैं, स्फेरिकल शेप में होता है। अगला हम देख लेते हैं स्पिंडल शेप्ड सेल्स। स्पिंडल शेप किसको कहते हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप, ठीक है। स्पिंडल शेप जो होते हैं ऐसे, ऐसी शेप में होता है, पत्ती की तरह। पत्ती देखिए ना, लंबी लंबी पत्ती होती है, यूकलिप्टस के प्लांट की होती है, और भी कई सारे प्लांट हैं आपके जिनकी एलिप्टिकल ऐसी लंबी सी पत्ती होती है, ठीक है। तो जो मसल सेल होता है ना, ये मसल्स होती हैं, कहते हैं ना बॉडी बना रहा है ये मसल्स, है ना, वो मसल्स ये मसल सेल्स होते हैं, वो जो आपको बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है, वो ये वाली मसल सेल्स होते हैं, उनकी ऐसी स्पिंडल शेप यानी पत्ती की तरह उनका आकार होता है, ठीक है बच्चों। अगला है आपका नोबल्ड थ्रेड। नोबल्ड थ्रेड मतलब एक पतली सी, यानी आपकी पतली सी धागे की तरह। जो स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म्स मेल गैमेट्स, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, ठीक है ना, जिन्हें ऐसे कहते हैं, उनका मुंह कुछ ऐसा होता है, फिर पीछे उनकी पूंछ सी होती है, वैसे थ्रेड की तरह होते हैं, पतले धागे की तरह होते हैं, है ना। आपने डायग्राम्स भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो वो ऐसे पतले धागे की तरह होता है, नोबल्ड थ्रेड टाइप। इसका एग्जाम्पल स्टोन। अगली इसमें एक और होती है डिस्कोडियल। डिस्कोडियल क्या है बच्चे यार, डिस्कोडियल क्या चीज है, ये कुछ नया आया सुनने में। स्पिंडल शेप समझ में आया, नोबल थ्रेड समझ में आया, स्फेरिकल समझ में आया, एलिप्टिकल समझ में आया, लेकिन ये डिस्कोडियल क्या है, ये कुछ नया है। जैसे आपने रेड ब्लड सेल्स के देखे होंगे कि जो रेड ब्लड सेल्स होता है ऐसे होते हैं, है ना। ये चलिए आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ग्रीन ग्रीन बहुत हो गया, थोड़ा रेड से ही दिखाते हैं। रेड ब्लड सेल्स ना रेड से दिखाते हैं। जैसे आपका ओवल शेप हो गया ना, मतलब सॉरी स्फेरिकल, स्फेरिकल जैसे हमने बताया बॉल की तरह। अगर आप बॉल लोगे, वो जो दबाने वाली येलो बॉल आती है, अगर उसे लोगे और उसे दबा दोगे अंदर से, ठीक है, शेप उसकी स्फेयर की तरह होगी, लेकिन वो अंदर से दबने के बाद यहाँ से आपने देखा होगा वो ऐसा होता है, अंदर से जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो दबा होता है, यहाँ से उठा हुआ होता है साइड साइड से, लेकिन अंदर की साइड दबा हुआ होता है ना, है ना। आप क्या कहते हैं, डो लो, व्हीट लो, आटा लो गूंदा हुआ, उसे लो, उसको एक क्या कहते हैं प्लेट की तरह बनाओ और बीच बीच में से दबा दो, तो वो जो आपको शेप मिलेगी वो डिस्कोडियल मिलेगी। वो आपका रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आगे आपके आगे इलोंगेटेड सेल्स। इलोंगेटेड मतलब लंबे। ये तो आपको कई बच्चों को पता होगा, सब बेसिक है। इलोंगेटेड आपने पढ़ चुके हो, आप 7th 8th में आपको पढ़ाया गया है। नर्व सेल्स के बारे में आपने शायद ना भी पढ़ा, कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं। जैसे नर्व सेल्स होता है ना आपका, देखिए नर्व सेल आपका ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है। फिर उसमें यूं होते हैं, फिर यूं होते हैं, यूं होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके नीचे एक्शन होता है यहाँ पे, उसकी आपको पिक्चर भी वो हो रही होगी, डिस्प्ले पे दिख रही होगी। तो ये जो आपका नर्व सेल्स होता है ना, ये इलोंगेटेड होता है, यानी जैसे इलास्टिक कहते हैं ना, इलास्टिक लंबी होती है, इलोंगेटेड स्ट्रेच्ड होती है, वैसे ये जो होता है इलोंगेटेड होता है, यानी ये लंबा होता है साइड में, ठीक है ना। इलोंगेटेड मतलब लंबा, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं साइज ऑफ सेल्स। हर हर जरूरी नहीं है कि हर सेल का साइज एक सा हो, कहीं का डिफरेंट होगा, कहीं का सेम होगा, ठीक है। जैसा हमारा पहला पॉइंट है, साइज ऑफ सेल्स वेरीज, यानी हर सेल का साइज वेरी करता है, डिफरेंट करता है, या क्या कहते हैं अलग अलग होता है, ठीक है ना। बेसिक सिंपल सी बात है, हर तरह के सेल का साइज अलग अलग होता है। अगर कुछ एक जैसे सेल्स हैं तो कई बार उनका सेम भी होता है साइज, कई बार उनमें ही अलग अलग साइज के सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वेरीज करता है, यानी वो निर्भर करता है अलग अलग, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ माइक्रोप्लाज्म, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ माइक्रोप्लाज्म 2
वेरी लार्ज एग सेल्स ऑफ ऑस्ट्रीज 80 सेंटीमीटर। यानी देखिए सेल्स में भी सबसे जो छोटा साइज का सेल होता है ना, सबसे छोटा साइज का जरूर आता है, और ये कई बार आपके वन वेरी शॉर्ट आंसर में आ जाता है, ठीक है, या वन वर्ड आंसर में, या फिर कई बार आपके एमसीक्यूज में आता है। सबसे छोटा सेल, ठीक है, जो होता है माइक्रोप्लाज्म का होता है 0.1 टू 0.5 नैनोमीटर्स का। ये जो आपका सिंबल होता है ये आपका नैनोमीटर्स का होता है, ठीक है ना, नैनोमीटर्स यानी छोटी छोटी उनके लिए जो मीटर्स होता है वो नैनोमीटर्स के लिए देखने के लिए होता है, ठीक है। और जो वेरी लार्ज सेल्स होता है यानी सबका सबसे लार्जेस्ट सेल है, देखिए आप सब जानते हैं, जैसे हमने जाना था कि जो वो जाइगोट होता है या फिर ओवम जो होता है वो भी एक सेल ही होता है, ठीक है। वैसे ही जो सबसे बड़ा सेल होता है, अंडा जो होता है सबसे बड़ा, जिससे एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, वो है ऑस्ट्रिच का, जो 18 सेंटीमीटर मतलब 80 सेंटीमीटर रेडियस है उसका, ठीक है। सबसे बड़ा सेल जो होता है वो 18 सेंटीमीटर का है ऑस्ट्रिच का, ठीक है। तो इसका पॉइंट मतलब है इसका कि साइज ऑफ सेल्स क्या करता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ माइक्रोप्लाज्म यानी 0.1 से 0.5 नैनोमीटर तक के स्मॉलेस्ट माइक्रोप्लाज्म सेल से कहते हैं वेरी लार्ज एग सेल्स ऑफ 18 सेंटीमीटर तक के साइज के ऑस्ट्रिच के, वो क्या कहते हैं एग सेल तक के अलग अलग साइज डिफर करता है, ठीक है। हर सेल का साइज डिफर करता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये मैं सोचा जरूरी बता देता हूँ। हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में भी अलग, आप सब जानते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है। अब उसमें एक कभी बार पूछ लिया जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा, ठीक है ना। हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा, यानी सबसे लंबा सेल कौन सा है, जो हमने अभी इससे थोड़ी पहले डिस्कस किया था वो शेप्स ऑफ सेल्स में, कि वो जो नर्व सेल होता है हमारा इलांगेटेड होता है। तो हमारी बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल होता है ना ह्यूमन बॉडी में, वो भी नर्व सेल ही होता है, ठीक है। कौन सा होता है, नर्व सेल होता है, ठीक है। आगे फंक्शंस ऑफ सेल, अब क्या कहते हैं, अब डिफरेंट सेल्स हैं, उनके शेप्स अलग हैं, साइज अलग है, तो उनके फंक्शंस भी अलग होंगे, है ना। फंक्शंस भी उनमें जरूरी होते हैं अलग अलग होना, क्यों हर सेल एक तरह का काम तो नहीं कर सकता ना हमारे में। जैसे मल्टी सेलुलर है हमारा, जरूरी थोड़ी है कि किडनी सेल है यही फिल्टर कर रहा है, यही हमारा ब्लड पंप कर रहा है पूरी बॉडी में, यही हमारे दिमाग का काम कर रहा है, नहीं करता ना, सब अलग अलग करते हैं, ठीक है। ऐसे ही शेप एंड साइज आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ये सेल्स का शेप होता है और साइज होता है, ठीक है, वो अलग अलग होता है। वो किस पे निर्भर होता है, एक तो क्या कहते हैं उनका जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उनका जो काम होता है उस पर निर्भर करता है। जैसे जो हमारा हार्ट शेप्ड सेल है उसका ऐसे होती है, ठीक है ना, रूटेड मसल्स होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होता है, ये क्योंकि क्यों होता है, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, वो इसलिए होता है क्योंकि उसका काम ब्लड पंप करना है। वहीं पे जो हमारा मसल सेल्स है वो यूं स्पिंडल शेप में होता है, स्मूथ मसल सेल, क्यों, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करता है, इससे आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है, ठीक है। तो हर सेल का शेप और साइज अलग अलग होता है, ठीक है, उनके फंक्शंस के आधार पे, ठीक है, उनके रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी जो भी वो काम करते हैं उसके आधार पर उनका जो शेप होगा और साइज होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स परफॉर्म दीज फंक्शंस बाय डिवीजन ऑफ लेबर। तो जैसे हम हो गए, ठीक है, हम सब आप हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो सब में जो हम सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स हो गए, ये तो हम सबको पता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो उनमें क्या कहते हैं जो अलग अलग फंक्शन होते हैं ना, परफॉर्म दीज फंक्शंस, कि जो जैसे डाइजेशन का काम हो गया, वो ब्लड पंप करने का काम हो गया, ठीक है, और आपके नर्वस सिस्टम से सिग्नल देने का काम हो गया, ठीक है, और मूवमेंट का काम हो गया मसल सेल्स के थ्रू, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग सेल्स होते हैं इसका हर काम के लिए, ठीक है। जैसे हम हो गए, हमारे अंदर हार्ट के लिए क्या कहते हैं, हार्ट के अलग सेल्स होते हैं, डाइजेशन के लिए अलग सेल्स होते हैं, वो लिक्विड फिल्टर करने के लिए किडनी के अलग तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही हर तरह के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं, हमें हर तरह के सेल जो होते हैं, हर तरह का अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर सेल्स होते हैं, यानी अलग अलग काम करने वाले सेल्स का अलग अलग डिवीजन होता है, अलग अलग ग्रुप होता है, ठीक है। वो भी हम आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, इनके बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे अच्छे से बारीकी से। अब हम आगे देख सकते हैं डिवीजन ऑफ सेल इज आल्सो सीन विद इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पर जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन हो सेल्स का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी तो होते हैं भाई, वो भी तो करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया हमारा, ये हमारा अमीबा हो गया, ठीक है, हमारा पैरामीशियम हो गया, क्या पढ़ा होगा इसके बारे में 8th में, भला ये यूनिसेलुलर काम है, लेकिन इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है,
लेकिन इसके अंदर अभी तो अलग अलग डिवीजन होंगे, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में कि अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्यों प्रेजेंट होते हैं वो? इसलिए थोड़ी होता है कि ऐसे ही बस दिखाने के लिए, शो करने के लिए, ज्वेलरी थोड़ी ही है। वो इसलिए होता है कि उनका भी अलग अलग काम होता है, ठीक है ना, वो अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। हमें तो अलग अलग सेल्स होते हैं, लेकिन उनमें वो भला ही सिंगल सेल है, लेकिन उनके अंदर अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, उन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनिल्स, यानी सेल की ऑर्गेनिल्स, यानी सेल के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं सेल ऑर्गेनिल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका फंक्शन ऑफ सेल हो गया। अब हम आपका एक पॉइंट लास्ट रहता है, इसके बाद आपका 1/3 सिलेबस बायो का कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का, है ना। फिर 4th पॉइंट है फंक्शंस ऑफ सेल में, मतलब सॉरी 5 पॉइंट्स है, लास्ट के 2 पॉइंट हैं। एक होता है सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स अलोंग विद प्रोटोप्लाज्म कंस्टिट्यूट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल, यानी जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, जो हमने अभी भी बात करी, क्या होता है, एक सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए, चाहे वो हमारे अंदर हो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, ठीक है, होते हमारे सेल्स के अंदर भी है, ठीक है। सेल्स के अंदर भी तो अलग अलग काम होते हैं, सेल्स को भी तो अलग अलग काम करने होते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल मैनेज करना होता है, रेस्पिरेशन करना होता है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनिल्स अलोंग विद प्रोटोप्लाज्म कंस्टिट्यूट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। तो जब सेल के अंदर जब एक वो सेल ऑर्गेनिल्स और प्रोटोप्लाज्म जो लिक्विड उसके अंदर मौजूद होता है एक तरह का, जो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब वो मिल जाते हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो क्या बनाते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट, सबसे आधारभूत चीज, जिसे हम कह सकते हैं सेल, क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस, हर तरह की सेल ऑर्गेनिल, ठीक है, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस, यानी हर तरह की जो सेल ऑर्गेनिल्स हमारे सेल में प्रेजेंट होती है, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स के सेल से प्रेजेंट होती है, या हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिल्स के सेल में प्रेजेंट होती है, हर तरह की सेल ऑर्गेनिल्स, हर तरह की सेल ऑर्गेनिल्स, ध्यान से सुनना, हर तरह की सेल ऑर्गेनिल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है हमारे बॉडी के अंदर। अलग अलग हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनिल्स होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिल्स हर तरह का अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। कुछ न्यूट्रिशन का काम करते हैं, कुछ उसे क्या कहते हैं, उसका खाना वगैरह क्या कहते हैं लेने का काम करती हैं, ठीक है ना। कुछ डाइजेशन का काम करती हैं, जो उसने खाना लिया कहते हैं उसको डाइजेशन को लेने का काम करती है। कुछ रेस्पिरेशन का काम करती हैं, यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, जो खाना उसने लिया उसको कैसे ब्रेक डाउन करके कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है, कुछ उसका काम करते हैं। और कुछ क्या कहते हैं, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, कुछ हमारी बॉडी के सेल्स में से जैसे हमने खाना खाया, अब उसमें एनर्जी तो निकल गई, लेकिन उसका वेस्ट मटेरियल तो बचता है ना, उस वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने का, अलग करने का काम करती है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। और एक बात और बता देता हूँ जाते जाते आपको, लास्ट पॉइंट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो ये ऑर्गेनिल होती है हमारे सेल की, ये हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करती है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे आने वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या करती है, ये आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने का काम करती है। आपके जो सेल होता है, आपके सेल्स के अंदर बॉडी बनाने सॉरी आपके सेल्स के अंदर एनर्जी बनाने का काम करता है। कौन सा ऑर्गेनिल, सेल ऑर्गेनिल, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अभी हमारा 1/3 चैप्टर खत्म हो चुका है, तो हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।